कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन किताब ने इसका नाम लिखा है सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो तकरीबन सबसे बड़ा नाम उन्होंने इसका बना दिया। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन के ऊपर हम लोगों ने बात की, तो एक खास तरह के, अभी इस पहले सेशन में हम दो खास तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे। एक वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि कंडीशंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि चैप्टर नंबर 5। और एक वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं, हो जाते हैं। मैं नॉर्मली कहता हूं कि अगर ये कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कभी भूल जाए तो ये जुमला आपके जहन में रहना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हैं, हो जाते हैं, बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। किसी ने ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश नहीं की होती, लेकिन लॉ को लगता है कि थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो रही है। लॉ को लगता है कि कोई एक बंदा ज़्यादा बेनिफिट ले गया और कोई दूसरा बंदा जो है उसके साथ नुकसान हो गया, तो लॉ जिसका नुकसान हो रहा है उसको एक ऑप्शन दे देता है कि उसको एक लीगल राइट मिल जाए कि वो दूसरे बंदे से अपना हक पूरा ले सके। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट या सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो लॉ ने इम्पोज कर दी है। हमने क्रिएट नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, हम लीगल बाइंडिंग में ऐड नहीं हुए, लॉ ने हमारे ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज कर दी है। क्यों की है? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट नहीं था, जब लॉ ने देखा पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट नहीं है तो लॉ ने उन पार्टीज पे खुद से कंडीशन इम्पोज कर दी। क्यों? कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट लीगल सब्सटीट्यूट। ये असल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मुतबादिल है, कॉन्ट्रैक्ट का सब्सटीट्यूट है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर्म टू इम्पोज इक्विटी बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के दरमियान बराबरी, इक्विटी, मुसावात, नाइंसाफ़ी से बचाने के लिए ये मामलात खुद ब खुद क्रिएट हो जाते हैं। तो बाय डेफिनेशन हमने देखा लॉजिक क्या कहती है, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं किए गए। जब क्रिएट नहीं किए गए तो इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, शायद इसमें कंसिडरेशन भी ना मिले, आपको कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स नहीं मिलेंगे। लेकिन दो बंदों के दरमियान कुछ हुआ, लॉ को लगा कि किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, उन्होंने कहा लो भाई तुम लोगों के दरमियान जो है हम उसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे देते हैं। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ऐसे होती है कि एक बंदे को दूसरे का कोई सामान बटवा पड़ा हुआ मिला, उसने वो बटवा उठाया और बटवा उठा के जब अंदर देखा आईडी कार्ड पे एड्रेस आ रहा था दूसरे शहर का, उसने एक बस करवाई, दूसरे शहर पहुंचा, दूसरे शहर में रिक्शा करा के उस बंदे का घर ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा और घर पहुंच के उसको कहा भाई आपका ये बटवा मुझे दूसरे शहर में पड़ा हुआ मिला था, मैंने सोचा आपका नुकसान ना हो जाए, मैं आपको बटवा वापस कर दूं। उस बंदे ने बटवा पकड़ा, उसने कहा आप दूसरे शहर से आए हैं? हाँ जी मैं दूसरे शहर से आया हूँ। उसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे फरिश्ते कहाँ मिलते हैं, आपको गले लगाया, दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। अब आप परेशान हो गए, हालांकि आपने की तो अच्छा ही है, लेकिन आपने कहा यार मतलब थोड़ी सी इंसानियत, मतलब भाई मैं आपका बटवा, नॉक किया दरवाजे पे, भाई वो आप तक पहुंचने तक मुझे टिकट भरना पड़ा है बस का, मैं रिक्शा करा के यहाँ तक आया हूँ, आपका मैंने कीमती सामान आप तक पहुँचाया है, चलो आपसे मैं ये नहीं कह रहा मुझे गिफ्ट दे दो, लेकिन मेरा आने जाने का खर्चा तो कम से कम दे दो। अगले ने कहा आपने कब ऑफ़र किया था? आपने तो ऑफ़र किया ही नहीं था ना, मैंने ऐसी कोई एक्सेप्टेंस दी थी, आप खुद ही से उठ के आए और मेरा बटवा मुझे पकड़ा दिया, मैंने तो आपको नहीं कहा था। अब यहाँ पे एक ऐसा शख्स जिसने दूसरे के साथ अच्छा किया है, नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ। तो जब लॉ को ऐसा लगता है कि एक बंदा कुछ अच्छा कर रहा है या एक बंदे ने दूसरे के साथ कोई अरेंजमेंट किया और उसमें मुसावात बरकरार रखने के लिए, बराबरी बेहतर करने के लिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए, इस चीज़ को रिवर्स करने के लिए लॉ कहता है कि लो जी तुम लोगों के दरमियान जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है, और लॉ ऑटोमेटिकली यहाँ पे उस शख्स को ये राइट दे देगा कि वो कम से कम अपना खर्चा इस बंदे से रिकवर कर सकता है जिस बंदे के ऊपर इसने एहसान किया है। लें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ताज़ा ज्ञान सुना हुआ था, तो आप लोगों ने जो है ना कोशिश की कि जो है वो अच्छाई पे राग़िब रहें। अच्छा लगा, ये चीज़ वाकई अच्छी लगी कि आप लोगों ने इतनी जल्दी एक अच्छी बात पिक कर ली, वरना वाकई ये किसी और टाइम पे हुआ होता तो मामला ज़रा थोड़ा सा और ख़राब हुआ होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे बच्चे निकले, गुड जी। तो मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई, अब मैं और ज़्यादा दिल से पढ़ाऊँगा, अच्छा लगेगा। अल्लाह करे ये फेसबुक वाले भी अपनी रिस्पेक्ट किसी तरह से बढ़वा लें। जब मैं आज रात में जब मैसेजेस देखूं तो अल्लाह करे मुझे वहाँ पे अच्छे कीमती सवाल नज़र आएँ, अच्छी काम की बातें नज़र आएँ। ठीक है जी, तो कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट हमने देख लिया, समझ लिया कि ये इसलिए बनाए जाते हैं कि इक्विटी
रीस्टोर हो सके। किताब ने हमारे 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट्स के। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट कभी भी क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन जो टिपिकल चंद एग्जाम्पल्स हैं वो किताब ने हमसे शेयर किए हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले किताब ने कहा सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। हम ये कहते हैं कि अगर एक शख्स किसी ऐसे बंदे को सप्लाई करे नेसेसरीज जो कि इनकैपेबल है, इनकैपेबल का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अनसाउंड माइंड है, वो बेचारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो वॉइड होगा। अब ऐसे में कोई भी नहीं करेगा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट डर के मारे, और जब डर के मारे कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं करेगा तो एक माइनर भूखा मर रहा हो, कोई उसे खाना खिलाने नहीं आएगा। कॉन्साउंड माइंड है, उस बेचारे के पास ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, कोई उसको ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं देगा। इस डर के मारे कि भाई इनसे डील करो तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो हमारे पैसे रिकवर कैसे होंगे। लॉ ने यहाँ का नहीं भाई हम इंसाफ करेंगे। अगर आपने किसी माइनर या अनसाउंड माइंड, आसान अल्फाज में कोई ऐसा शख्स जो कि इनकैपेबल है, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर आप उसको ज़रूरियात ज़िंदगी सप्लाई करेंगे तो ये हमारी तरफ से वादा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। अब आप कहेंगे जी आप ही ने तो कहा था कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इनकी प्रॉपर्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इनके एसेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब आपका हक ये है कि अगर आपने इनको ज़रूरियात ज़िंदगी सप्लाई की हैं तो आप इनकी प्रॉपर्टी में से इतने पैसे ले सकते हैं जो आपका असल खर्चा हुआ है। अब ये ज़रूरियात ज़िंदगी की एक डिबेट है, ज़रूरियात ज़िंदगी किस किस चीज़ को कहते हैं और कितने रुपए की चीज़ को कहते हैं। यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, इफ़ अ पर्सन इनकैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और हिज डिपेंडेंट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन, इनकैपेबल पर्सन या उसके किसी डिपेंडेंट को सप्लाई की आपने नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसके मुताबिक। तो हो सकता है एक बहुत ही अमीर आदमी के लिए एसेंशियल्स थोड़े से डिफरेंट हो। एक अमीर बाप का बच्चा, ये एक ऐसा बच्चा जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसको उसके एसेंशियल्स थोड़े से महंगे भी हो सकते हैं। एक बहुत ही गरीब बच्चा है तो उसके एसेंशियल थोड़े सस्ते भी हो सकते हैं। तो ये नहीं सोचना कि हमेशा सस्ती चीज़ ही प्रोवाइड होगी। वो चीज़ जो उस बंदे के लाइफस्टाइल के मुताबिक नेसेसरी काउंट होती है, अगर वो चीज़ उसे प्रोवाइड की गई। पेपर में सिनेरियो है, उन्होंने कहा जी एक माइनर को एक बंदे ने जो है वो एक फ़ोन लेके दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चा किस कमाश का था, वो कौन सी सोसाइटी का था, क्या उसके लिए फ़ोन नेसेसरी था या नहीं था, और फ़ोन सस्ते वाला या महंगे वाला किस तरह का। पेपर खामोश है तो आप कहेंगे कि अगर वो उसकी लाइफस्टाइल के मुताबिक है तो ठीक है। तो नेसेसरीज तो होनी चाहिए, लेकिन लाइफस्टाइल का वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है एक महंगी चीज़ बता के, बट वो ये बता दे कि वो माइनर जो है वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और अचानक से फादर की डेथ हो गई, बड़ा होगा तो सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी। तो ऐसे में अगर किसी ने किसी माइनर को ज़रूरियात ज़िंदगी सप्लाई की हैं या किसी अनसाउंड को, तो वो उससे रिकवर कर सकता है कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। ना इनके दरमियान कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना इन्होंने कभी आपस में ऐसी बात की, लेकिन लॉ को लगता है कि अगर एक बंदे ने दूसरे का ख्याल किया है तो उस बंदे का भी ख्याल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल 5 में से दूसरी एग्जाम्पल, फाइंडर ऑफ गुड्स। किसी को दूसरे की पड़ी हुई चीज़ मिलती है, वो उसे उठा लेता है। सबसे पहले तो कहते हैं जिस एक बंदे को दूसरे की गिरी हुई चीज़ मिले, समझो आपका उस बंदे के साथ अमानत का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसको हम कहते हैं बेलमेंट, पुराने ज़माने में सिलेबस में हुआ करता था। आप बेली बन गए हैं। बेली कहते हैं जो अमानत को रख रहा होता है अपने पास। तो अगर एक बंदे को दूसरे की चीज़ पड़ी हुई मिली है, गुम हुई मिली है, तो वो अमानतदार बन जाएगा। स्टेप 1 वो कोशिश करेगा ओनर को ढूंढने की। स्टेप 2 वो उस चीज़ की वैसी ही हिफाजत करेगा जैसे वो अपनी चीज़ की हिफाजत करता है। स्टेप 3 अगर वो ओनर को वो चीज़ लौटा देता है तो अब ओनर का हक है या ओनर का फ़र्ज़ है कि वो जितना इसका खर्चा हुआ है वो इसको अदा करे। अब ऐसे में अगर ओनर को ढूंढने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो या चीज़ पेरिशेबल नेचर की हो, एक बंदे की आपको ज़मीन पे गिरी हुई बर्फ़ मिली, शॉपर में बर्फ़ थी, अब आपने कहा मैं असल बंदे तक पहुंचूंगा और पूरा दिन लगा दिया उस बंदे को ढूंढने में। जब वो मिला तो आपने उसको शॉपर पकड़ाया जिसमें पानी था कि पाजन तुम्हारी बर्फ़ और ये अब ऐसी रह गई है। तो अगर पेरिशेबल चीज़ है जो उस वक्त पहुंचाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, या ऐसी चीज़ है जिसको पहुंचाने का खर्चा उसकी वैल्यू के 2/3 से ज़्यादा आ जाए, यानी वो शख्स जो है वो जाके उसे बटवा देता, बटवे में से निकलते 2000, वो बंदा खुश हो जाता, अरे यार तुमने मेरे 2000 बचा लिए। उसने कहा नहीं 1930 रुपया मेरा खर्चा लगा है, तो आप वो दे दें, आप 2000 मुझे दें, मेरे से 70 बकाया ले लें। वो बटवा पकड़ा के कहेगा भाई इस एहसान की क्या ज़रूरत थी, आपने भी खर्चा किया, मेरा भी खर्चा हुआ, आपने जो खर्चा किया वो आपने रिकवर कर लिया, इससे बेहतर था आप वहीं रखे रखे मेरा बटवा खा जाते, किसी को तो फ़ायदा होता। तो कानून ने एक अजीब सा रूल दिया, उन्होंने कहा अगर एक चीज़ पेरिशेबल नेचर की है
या एक चीज़ को ट्रू ओनर तक पहुंचने का खर्चा उस चीज़ की वर्थ के 2/3 से ऊपर है, तो जो बेली है जिसको वो चीज़ मिली है, ही इज एंटाइटल्ड कि वो उसको बेच सकता है। लॉ ने उसको ये हक दे दिया। ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखी, फाइंडर ऑफ गुड्स, एक शख्स जिसको दूसरे की चीज़ पड़ी हुई मिली, उसकी जिम्मेदारी क्या है। तीसरी एग्जाम्पल, अगर बाय मिस्टेक या अंडर कोर्शन कोई पेमेंट हो जाती है, कोर्शन कहते हैं जोर ज़बरदस्ती, इसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। बाय मिस्टेक, एक बंदे के पास बाय मिस्टेक कोई चीज़ आ जाती है। मैंने एक एग्जांपल दी, ए ने बी को अमाउंट ट्रांसफ़र करनी थी और अकाउंट कोड था 1106719123। ट्रांसफ़र करते हुए गलती से आखिरी वाला 32 हो गया और उसने ट्रांसफ़र कर दी और ट्रांसफ़र हो गया सी को 1 लाख रुपया। सी को जैसे ही मैसेज आया 1 लाख का, उसने सोचा मुझे किसने भेजना है 1 लाख, तो सोचा चलो कोई नहीं, अल्लाह की ज़मीन से पड़ा हुआ मिल गया 1 लाख। अब अगर ए किसी वक्त तड़पता हुआ सी के पास है, भाईजान वो आपके पास गलती से पेमेंट आ गई है 1 लाख रुपया, मुझे पैसे वापस करें, वो कहेगा तुम्हारा मेरा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ये कब ऑफर हुई थी, कब एक्सेप्टेंस हुई थी, मैंने क्यों देने तुम्हारे पैसे, तुम्हारा मेरे से ताल्लुक क्या है। ताल्लुक है, गलती से एक पेमेंट इसके पास आ गई है, तो लॉ नाइंसाफ़ी की इजाज़त नहीं देगा इस बंदे को। तो लॉ ने यहाँ पे कौसाई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया और ये कहा कि जी यहाँ पे अगर आपको गलती से पेमेंट मिली है या किसी बंदे पे ज़ोर ज़बरदस्ती होने की वजह से आप तक पेमेंट आई है, तो आपने ये पेमेंट वापस करनी है, ये आपका फ़र्ज़ है कि आपको वो वाली पेमेंट वापस करनी होगी। डन। छोटा सा चैप्टर है जिसमें कौसाई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है और उसके बाद उसकी 5 एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हमें समझ आ जाएं तो हमारे लिए समझना ज़रा ईजी हो जाता है। चौथा, पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। इसको ग्रेटिशियस भी पढ़ते हैं, ग्रेटुशियस भी पढ़ते हैं, अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट का फ़र्क है। हम पाकिस्तान में हम इसको ग्रेटिशियस जैसे मर्जी पढ़ लें, जो मर्जी पढ़ लें, हमने तो लिखना है पेपर में, बोल के थोड़ी सुनाना है। इस बात पे परेशान तो नहीं ना होता है कि स्केड्यूल बोलना है या शेड्यूल बोलना है, शेड्यूल बोल देते होंगे, चल जाएगा। इस पे वाकई परेशान नहीं होना, क्योंकि ये लोग बाहर के अपने स्टैंडर्ड बदलते रहते हैं। हम खामखा अपने आप पर मेहनत करें और बाद में कहीं जाके बोले तो कहें नहीं नहीं ये तो आपने को और एक्सेंट बोला है, अब तो नया एक्सेंट ये हो गया है। तो अंग्रेज़ों से कभी परेशान नहीं होना, इनके स्टैंडर्ड बदलते रहते हैं। अपने आप को पाकिस्तान में जहाँ रहते हैं उसके मुताबिक आप कैपेबल रखें। एक पर्सन ने बेनिफिट हासिल कर लिया ऐसे किसी एक्ट का जो कि नॉन ग्रेटुशियस था। ग्रेटुशियस का मतलब होता है मेहरबानी, अच्छाई, नॉन कमर्शियल। तो नॉन ग्रेटिशियस का मतलब है कमर्शियल, अच्छाई नहीं। यानी हम कहते हैं कि अगर एक बंदा अच्छाई में दूसरे के साथ कोई एक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं ग्रेटिशियस एक्ट। जैसे आपने घर में जो है वो खाना बनाया, अच्छा था, आपने सोचा हम मोहल्लेदारों को भी दे देते हैं, खाना बांटते हैं, या कई दफ़ा आप ख़त्म दिलाते हैं, न्याज दिलाते हैं मुख्तलिफ तरीके से और आप अपने इलाके में मोहल्ले में बांटते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि ए ने बी को बिरयानी दी। ये बिरयानी के ऊपर आपको अड़े नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं लाहौर में दे रहा था, तो लाहौर के अंदर जो है ना वो बिरयानी खाई जाती है, तो वो इसलिए ए ने बी को बिरयानी जो है वो भेजी खैर सगाली के तौर पे। खैर सगाली के तौर पे ए की नीयत क्या है, ग्रेटुशियस, ये उसके साथ अच्छाई करना चाहता है, ये उसको फ्री में बिरयानी देना चाहता है, हक की हमसायगी के तौर पे अपनी तरफ से अच्छाई की उसमें। ये नॉन ग्रेटिशियस नहीं है, ये ग्रेटिशियस है। ये कमर्शियल एक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब वो बिरयानी खा ले तो बाद में कहे कि बर्तन और पैसे दे दीजिएगा। अब अगर ये एक्ट किया जाए तो इसमें आपका कोई राइट नहीं है, लेकिन अगर आपका इरादा दूसरे के साथ अच्छाई करने का ना हो और उसके साथ वो अच्छाई को कंज्यूम कर ले, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आपने पिज़्ज़ा मंगवाया, अपने घर ऑर्डर करवाया, वो पहुँच गया आपके हमसाये के घर, उनका दरवाज़ा नॉक करके जी आपने पिज़्ज़ा मंगवाया, उन्होंने कहा पिज़्ज़ा, उन्होंने कहा हाँ वो जिसकी आपने एडवांस पेमेंट कर दी थी। ये जुमला सुन के कौन अपना ईमान बरकरार रख सके। अगर तो वो कहते हैं ना ये पिज़्ज़ा है इसके पैसे दें और पिज़्ज़ा ले लें, फिर तो वो कहते नहीं भाई आप गलत घर आ गए। जब उन्होंने कहा ये पिज़्ज़ा ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है, तो मोहल्लेदार का ईमान डगमगा गया, उसने वो पिज़्ज़ा ले लिया। अब आपकी हरगिज़ मेहरबानी की नीयत नहीं थी, आप साथ वाले भाई को पिज़्ज़ा फ्री नहीं देना चाहते थे, बट उसने ये जानते हुए कि आपका ऐसा इरादा नहीं था, वो पिज़्ज़ा ना सिर्फ लिया बल्कि उसको कंज्यूम भी कर लिया। जब उसमें से उसने वो पिज़्ज़ा खा लिया और आप रोते हुए उसके घर पहुंचे और आपने कहा जी वो मेरा पिज़्ज़ा आपके पास आया है, उसने कहा जी वो तो बस पिज़्ज़े वाले दे के गए, जाओ पिज़्ज़े वाले को पकड़ो। तो उसने कहा जी आपको पता नहीं लगा कि आप एक फ्री पिज़्ज़ा खा रहे हैं? उसने कहा पता लगा, तभी तो बहुत मज़े का था। अब कानून ने इस मजलूम को ये राइट दिया है कि ये उस जालिम से जिसने उस बेनिफिट को इन्जॉय भी किया है। मतलब आप एक नॉन ग्रेटिशियस एक्ट करें
आपकी वजह से कोई चीज़ ऐसे हो जाए किसी वजह से, और दूसरा बंदा उस चीज़ को कंज्यूम भी कर ले, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर उसने बेनिफिट ले लिया तो फिर आपका हक है कि वो बेनिफिट उससे रिस्टोर हो। आप कहें जी मुझे इसी तरह का पिज़्ज़ा या इतने पैसे जो कि मैंने वहाँ दिए थे मुझे आपसे चाहिए। तो इसमें हम कहते हैं वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, एक बंदा दूसरे के लिए कुछ कर जाता है और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, या उसको कोई चीज़ डिलीवर कर देता है नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिशियसली, ऐसा नेक नियति से नहीं करना चाहता, अच्छाई में नहीं करना चाहता, एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट, और वो वाला बंदा फायदा उठा लेता है, तो द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू फॉर्मर, लेटर वो जिसने फायदा उठाया, जिसका बाद में जिक्र किया, तो जिसने फायदा उठाया वो उस बंदे को कंपनसेट करेगा जिसका फायदा उठाया गया है। तो एक रूल ये है जिसमें एक बंदा ना चाहते हुए दूसरे के साथ फेवर कर जाता है, और दूसरे को पता होता है कि ये फेवर मेरी तरफ आने वाली नहीं थी, ये उसने चाहा नहीं था ऐसे, और वो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा ले, तो लॉ ने फिर ऑप्शन दे दी इस मजलूम को कि वो जालिम से रिकवर कर ले। तो ये चौथी एग्जांपल है हमारे पास कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट की। देन हमारे पास आती है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, एक शख्स जिसका किसी पेमेंट में कोई इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट का मतलब है कि जिस पेमेंट के होने ना होने से उसको फ़र्क पड़ता हो। इसकी एक एग्जांपल जिससे बात समझ आ जाती है कि एक शख्स है किराएदार जो कि घर में रह रहा है, घर में एक नोटिस आता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें लिखा हुआ है कि जी इस घर का अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो हम तमाम घर के मकीनों को घर से निकाल देंगे, गवर्नमेंट का नोटिस आता है। ये किराएदार का इस वक्त इंटरेस्ट है इस पेमेंट में, क्या ये पेमेंट इसके जिम्मे वाजिबुल अदा है? नहीं, ये पेमेंट देनी है मालिक मकान ने, लेकिन घर में रह रहा है किराएदार, और अगर ये पेमेंट नहीं होगी तो किराएदार को घर से निकाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब है पेमेंट के होने ना होने में इस किराएदार का अपना इंटरेस्ट है। तो अब अगर ये किराएदार जाके इस मालिक मकान की जगह टैक्स जमा करा दे तो इसका हक है कि वो मालिक मकान से जाके टैक्स की अमाउंट क्लेम कर सकता है। मालिक मकान ये नहीं कहेगा मैंने तुम्हें कब कहा था जमा कराओ। अगर वो एक लीगल पेमेंट है, जेन्युइन पेमेंट है, ड्यू बनती थी और इसका उस पेमेंट के होने ना होने से इंटरेस्ट वाबस्ता था, तो लॉ ने इसको ये राइट दिया है कि अगर ये पेमेंट कर दे तो ये मालिक मकान से जाकर रिकवर कर सकता है वो अमाउंट जो उसने उसकी जगह पे कर दी है। तो सवाल आपको स्पेसिफिकली अगर कभी आए तो वो बताएगा कि यहाँ एक बंदे का इंटरेस्ट है या नहीं, इंटरेस्ट नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट, किताब के चंद बहुत ही छोटे से चैप्टर्स में से एक कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट और उसकी 5 एग्जांपल्स।